मेरे पास आया है EMI 10i 5G। ये फ़ोन गोंदिया से टेक्नीशियन ने वापस कर दिया कि ये फ़ोन नहीं बनता है। काफ़ी फेमस शॉप थी और कस्टमर ने मेरे पास इसे लाया। कस्टमर ने बताया कि ये फ़ोन डेड था। मैंने बोला पहले कि इसको दिखाया है, तो उसने कहा हाँ दिखाया है। उन्होंने कहा है कि इसका मदरबोर्ड नहीं बनेगा और मदरबोर्ड बदलना पड़ता है। मैंने कस्टमर को इसका 2000 रुपये खर्चा बताया। उसके बाद अगर मोबाइल नहीं बनता तो ऐसी कंडीशन में 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये मैंने बात क्लियर की। उसके बाद कस्टमर तैयार हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों CPU के तरफ से ये बोर्ड काफ़ी ज़्यादा गंदा था और इसके पूरे मदरबोर्ड के ऊपर बारीक बारीक छोटे छोटे सोल्डर के दाने थे, जो कि फ्लक्स पेस्ट में हल्के से मिक्स आते हैं। जो कुछ ऐसी फ्लक्स पेस्ट आती है जो बाहर सोल्डरिंग करने के लिए होते हैं और उसमें काफ़ी छोटे छोटे बारीक बारीक PPD पेस्ट के कण होते हैं, जो ऐसे दिखते नहीं। हमें लगता है कि वो फ्लक्स पेस्ट है, लेकिन उसमें बारीक बारीक कण होते हैं PPD पेस्ट के। तो वो वाली पेस्ट इसमें यूज की थी हीट करने के लिए। और यहाँ पर CPU और UPS ऐसी दोनों रिवॉल्व था, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में उसको वापस कर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, जिसकी वजह से मैंने इसके तरफ से सभी आईसियाँ जो थी, जितनी आईसियाँ यहाँ पर लगी थी, सभी आईसियों को मैंने निकाल कर वापस से रिवॉल्व करके लगाया और सिर्फ UPS IC को मैंने छोड़ दिया, उसको नहीं लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी 9008 पोर्ट चेक करना था। अगर USB में 9008 पोर्ट बनता है कंप्यूटर पे कनेक्ट करने के बाद, तो इसका मतलब यह है कि इसका पावर सेक्शन ओके है और CPU बूट हो रहा है अगर पोर्ट बनता है कंप्यूटर में। तो यहाँ प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह पर थी, लेकिन अगले टेक्नीशियन ने इसके सीधे CPU के ऊपर काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि CPU में प्रॉब्लम नहीं थी। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है CPU को रिवॉल्व करने का, बस यही काम चल रहा है मार्केट में। आजकल यही काम होता है कि बस CPU को रिवॉल्व कर दो। फ़ोन डेड है, CPU रिवॉल्व कर दो। फ़ोन हैंग हो रहा है, CPU रिवॉल्व कर दो। रिस्टार्ट हो रहा है, CPU रिवॉल्व कर दो। यानी हर काम के लिए CPU रिवॉल्व कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर CPU की तरफ से फास्ट चार्जिंग IC और साउंड IC है और APT IC, जो कि नेटवर्क के वोल्टेज बनाने वाले IC, इन सबको मैंने रिवॉल्व करके लगा दिया और कंप्यूटर में पोर्ट चेक किया तो पोर्ट अभी नहीं बन रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे पावर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर हमें ऐसा लगता है कि पोर्ट नहीं बना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा Type-C कनेक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो, इसलिए उसे भी चेक जरूर करना चाहिए। मैंने ये सब चीज़ चेक कर लिया और मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ पर मेरा Type-C पोर्ट ओके है, लेकिन फिर भी 9008 पोर्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पावर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। DC मशीन के ऊपर मैंने कनेक्ट किया। DC मशीन के ऊपर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने पावर की प्रेस किया, तो ये 25 मिली एम्पियर के जाकर जैसे मैं पावर की छोड़ रहा था, ये वापस 0 हो रहा था। इसलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर CPU बूट नहीं हो रहा है। अगर CPU बूट होगा तो 70 से 80 मिली एम्पियर के जाके ये स्टक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी DC रीडिंग रुक जाएगा 80 के ऊपर या 90 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पावर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं पावर सेक्शन में दिक्कत है। दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग वोल्टेज चार्जिंग IC के पास आ रहा है, एकदम प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। और VPH वोल्टेज मैंने यहाँ पर चेक किया तो VPH यहाँ पर 3 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 3 के ऊपर नहीं दिखा रहा है। ये कारण है बैटरी लो होने का। यहाँ पर बैटरी लो है पूरी तरह से, इसलिए यहाँ पर 3 वोल्टेज के ऊपर VPH वोल्टेज नहीं बन रहा है। भले ही चार्जर यहाँ पर कनेक्ट हो, अब यहाँ पर चार्जर कनेक्ट है फिर भी VPH पूरी तरह से नहीं बन रहा है। अब मैंने यहाँ पर सभी कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग चेक किया, कहीं कोई कैपेसिटर शॉर्ट या लीकेज तो नहीं है। यहाँ पर कहीं भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखी, बिल्कुल बोर्ड पूरी तरह से क्लीन है, कोई शॉर्टिंग इसमें नहीं है। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर बक वोल्टेज चेक किया। यहाँ पर CPU के लिए बनने वाले वोल्टेज को मैंने चेक किया, वेरेज वोल्टेज को चेक किया, लेकिन कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहे थे। और मैं वो पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि काम में याद में रहता है, भूल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर PM6150L IC जो है, मैंने इसको सीधा निकाल दिया और यहाँ पर एक दूसरी IC लगा दिया। IC लगाने के बाद यहाँ पर वही बैटरी है और वही चार्जर है। चार्जर मैंने लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर वही सेम वोल्टेज चेक किया, बक वोल्टेज यहाँ पर चेक किया। अब दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बन रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये वोल्टेज अभी बन रहा है। इसके पहले ये वोल्टेज नहीं बन रहे थे। मैंने यहाँ पे सभी वोल्टेज चेक नहीं किया, 2-4 वोल्टेज चेक किया। उसके बाद मुझे कंफर्म हो गया कि अब ये फ़ोन में जान आ गई है, क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन लाइट होता है, जो सफ़ेद कलर का होता है, और जो
ऊपर वाले एयर स्पीकर के पास में जलते रहता है, वो लाइट भी ब्लिंकिंग करना शुरू हो गया था। इसके पहले वो लाइट ब्लिंकिंग नहीं कर रहा था। यहाँ पर वोल्टेज अभी बनने लग गए, इसका मतलब बोर्ड अभी ज़िंदा हो गया। अब मैंने क्या किया, कंप्यूटर पे कनेक्ट किया और कंप्यूटर पे कनेक्ट करने के बाद देखा तो यहाँ पर पोर्ट बनने लग गया। क्योंकि इसमें यूएफएस ऐसी लगा हुआ नहीं है तो सीधा पोर्ट बनना चाहिए 9008 पोर्ट, और ये पोर्ट बनने लग गया। तो मैंने अभी इसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9008 पोर्ट अभी इसमें बन रहा है। इसमें यूएफएस ऐसे लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये पोर्ट बन रहा है। अगर मैं यूएफएस लगा देता तो इसमें पोर्ट नहीं बनता और फ़ोन चार्ज होके सीधा ऑन हो गया रहता। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं यूएफएस ऐसे को लगा दूंगा, उसके बाद इसको फ़ोन को मैं ऑन कर देखूंगा। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा पावर ज़िंदा हो गया। पावर ज़िंदा हो गया तो सीपीयू भी ज़िंदा हो गया है, सीपीयू में जान आ गई है। क्योंकि यहाँ पर यूएसबी पोर्ट अब बन रहा है 9008 पोर्ट। आईसी लगाने के बाद बोर्ड जब तक कि ठंडा नहीं होता तब तक कि इसको कोई भी पावर नहीं देना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी वोल्टेज वगैरह चेक किया, वोल्टेज वगैरह बन रहा है और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन लाइट भी अब जल रही है। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन अभी भी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका बैटरी पूरी तरह से खाली है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट जल रहा है, चार्जिंग का जो नोटिफिकेशन लाइट होता है वो जल रहा था, लेकिन ये बैटरी पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर सिर्फ 2 वोल्ट बैटरी में था, तो ये बैटरी को अभी उठने में वो काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए मैंने इसको डीसी मशीन के ऊपर सीधा कनेक्ट कर दिया है। अब ये डीसी मशीन से चार्ज हो जाएगा 30 से 35%। उसके बाद मैं आपको ये ऑन कर दिखाऊंगा। रिवॉल्व करते हैं या फिर कोई भी आईसी को हम लगाते हैं तो यहाँ पर पेस्ट की जो गंदगी होती है उसको पूरी तरह से क्लीन कर देना है। और जिस फ्लक्स पेस्ट में बारीक बारीक पीपीडी पेस्ट के दाने होते हैं वो वाली पेस्ट यूज नहीं करनी है, एकदम क्लीन पेस्ट यूज करनी। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कौन सा पेस्ट कहाँ यूज करना चाहिए, और वो जो काफ़ी कम मात्रा में पीपीडी पेस्ट मिक्स होती है ऐसी पेस्ट को यूज कर लेते हैं, और जिससे मदरबोर्ड के ऊपर काफ़ी बारीक बारीक जहाँ दाने दिखने लग जाते हैं पीपीडी पेस्ट के, और ऐसे दाने शॉर्टिंग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बैटरी अभी चार्ज हो रही है और ये फ़ोन अभी ऑन होने के लिए तैयार हो चुका है। वीडियो को मैंने काफ़ी फास्ट कर दिया है क्योंकि इस बैटरी को चार्ज होने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, तब ये 30 से 35% चार्ज होता है। उसके बाद मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पर वीडियो फास्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने ऑन किया तो ये सबसे पहले रिकवरी मोड पर बूट हुआ, उसके बाद इसको मैंने रिबूट कर दिया सिस्टम के ऊपर और ये फ़ोन ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसको देखा तो ये फैक्ट्री रीसेट किया हुआ फ़ोन है और इसमें एफआरपी लॉक भी है। तो मैंने कस्टमर को इसका स्क्रीन लॉक पासवर्ड पूछा और इसका एफआरपी को बाईपास कर दिया और बाद में ये फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो गया। सीपीयू हम जब भी रिवॉल्व करते हैं तो उसको अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर थर्मल पैड जरूर लगाएं। अगर थर्मल पैड नहीं लगाएंगे तो फ़ोन रुक के चलेगा और हैंग होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती है दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।